नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक स्थिरतावाद का अध्ययन कराऊंगा। हमने आज तक इस टॉपिक में जो अध्ययन किया वो पहला टॉपिक हमारा था सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता व महत्व। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता एवं महत्व, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता एवं महत्व। दूसरा जो हमारा टॉपिक था सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन जो संविधान लागू होने के समय एक मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। संविधान लागू होने के समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 54 अन्य न्यायाधीश हैं। फिर हमारा था न्यायाधीशों के नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया। मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। किंतु जुलाई 1998 में राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस जारी करके कॉलेजियन पद्धति को लागू किया, जो 28 अक्टूबर 1998 को लागू हुई। कॉलेजियन पद्धति के तहत 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में। फिर जो नया आया 2014 में, अगस्त 2014 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। 121वें संविधान संशोधन विधेयक पारित करके जिसे 99वें संविधान अधिनियम के नाम से पुकारा। किंतु 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी 99वें संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार दिया। फिर आता है हमारा न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित प्रावधान यह है कि वो भारत का नागरिक हो, वह किसी हाई कोर्ट या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या किसी उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से एक पारंगत विधिवेत्ता हो। फिर हमने कार्यकाल और महाभियोग की बात की। कार्यकाल और महाभियोग। कार्यकाल और महाभियोग। कार्यकाल और महाभियोग की बात की थी। न्यायाधीशों का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष होता है। उससे पूर्व भी सेवानिवृत्ति होने पर रिटायर्ड पद छोड़ सकता है, त्यागपत्र द्वारा छोड़ सकता है, या फिर महाअभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर था हमारा वेतन भत्ते और सेवा सत्य। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित समय समय पर
संविधान के अनुच्छेद 125 द्वारा वेतन का प्रावधान किया गया है। वेतन, भत्ते, पेंशन आदि की सुविधाएं भारत की संचित निधि में से की जाती है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास स्थान, स्टाफ कार, सीमित मात्रा में पेट्रोल तथा कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। फिर था उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां अर्थात छूट। उन्मुक्तियां अर्थात छूट। न्यायाधीशों के अपने सभी कार्यों और निर्णयों की आलोचनाओं से मुक्ति प्रदान की गई, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी संपत्ति के शैक्षणिक आधार पर आलोचना की विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने जो निर्णय लिया है किसी के परामर्श से दिया है। ये हमने इस आज से शुरू वाले वीडियो में 7 टॉपिक किए। सर्वोच्च न्यायालय का आवश्यकता महत्व, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में की जाती थी 1998 तक। 1998 में कोलिजियम लागू हुआ। 2014 में न्यायिक आयोग गठन किया गया, पर न्यायिक गठन आयोग को 15 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। फिर है हमारा न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल महाभियोग, वेतन भत्ता, सेवा सत्ते और उन्मुक्तियां। ये टॉपिक हमने पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज हम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन। सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन, स्टेबलाइजेशन। सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार से अपनी गरिमा को बनाए रखना है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया कि स्वयं अपना अवस्थापन बनाए रखे, उन पर पूरा नियंत्रण भी रखे। इस संबंध में संविधान निर्माताओं का उचित रूप से मत था कि इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो न्यायालय की स्वाधीनता केवल भ्रम सिद्ध होती होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों, कर्मचारियों की सब नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसके द्वारा कार्य पर लगाए गए किसी अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इन पदाधिकारियों की सेवा शर्तें भी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है। उन पर होने वाले व्यय अथवा न्यायालय के अवस्थापन के अन्य व्यय भारत की संचित निधि में से किए जाते हैं। उनके कोर्ट के सारे खर्चे हैं भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से अपने मुकदमों की पैरवी करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में संविधान में कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है। इनके अतिरिक्त संविधान ने भारतीय संसद को भी इसमें नियमन बनाने का अधिकार प्रदान किया है। अन्य बातों पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर नियम निर्मित करने की क्षमता रखता है। इस कार्यविधि के संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। एक तो उन विषयों के संबंध में जो संविधान में व्याख्या की है और जिनके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो, जिसमें विधि के अभिप्राय में स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सौंपा, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ये प्रथम कार्यविधि का चरण है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के सारे निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के सारे निर्णय खुले तौर पर किए जाएंगे, कोई भी बंद तौर पर नहीं होगा। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतिम निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत के निर्णय में
असमर्थ न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकते हैं। वो किसी प्रकार के बहुमत को प्रभावित नहीं कर सकते। बहुमत निर्णय ही मान्य होगा। यानी 3 विधि है कि संविधान की व्याख्या करना, संवैधानिक प्रश्नों के मामले में सलाह देना, विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करना। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है। इसकी सुनवाई, कोई भी सुनवाई है, सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय खुले तौर पर होते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार की दृष्टि से 3 क्षेत्राधिकारों की बात की गई है। एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक क्षेत्राधिकार है। यहाँ विश्व की अन्य किसी भी न्यायालय को क्षेत्राधिकार शायद ही इतनी हो जितने भारत के क्षेत्राधिकार को प्रारंभिक। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपीलीय जो नीचे के अधीन न्यायालयों से निर्णय होने के बाद अपील की जाती है, और परामर्शदात्री जो भारत के राष्ट्रपति या दूसरे व्यक्तियों को परामर्श की जरूरत होती है, वो परामर्शदात्री। हम बात करते हैं पहले निर्णय। पहला है हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से निर्णय आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को इस वर्ग में 2 निर्णयों को रखा गया। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक मेव क्षेत्राधिकार। एक प्रारंभिक एक मेव और एक समवर्ती। एक तो है प्रारंभिक एक मेव, प्रारंभिक एक मेव क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है हमारा समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक मेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में यह आता है, दुर्गा दत्त बसु का कहना है, भारत संविधान विषयों के विचारक दुर्गादास बसु का कहना है, यदि भी हमारा संविधान एक संधि और समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ और राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संबंध में अधिकारों का विभाजन किया गया। अनुच्छेद 131 संघ और राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय का प्रारंभिक और एक मेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। यानी संघ और राज्य प्लस राज्य और राज्यों के बीच संविधान का अनुच्छेद 131 उनको क्षेत्राधिकार सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक एक मेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: भारत सरकार या एक या अधिक से अधिक राज्यों के बीच विचार। दूसरा, भारत सरकार राज्य या कई राज्यों के बीच या अधिक राज्यों के बीच विचार। तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच। ये एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिसमें भारत सरकार दूसरे राज्यों के साथ विवाद होता है, या राज्यों के बीच विचार होता है, या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है। इस मामले में पारस्परिक संबंध में एक मेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात उपयुक्त जो ये 3 कंडीशन का जो विवाद है, इसका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा
भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए और मौलिक अधिकार लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 32(1) द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तराधिकारी ठहराया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में समुचित कार्रवाई करे। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। ये है संवर्धित प्रारंभिक मौलिक अधिकारों से संबंधित और प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार संघ सरकार और राज्यों मध्य विवाद में ये हमारे आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए गए। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया। एक है संवैधानिक, दूसरा हमारा था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में एक आता है हमारा संवैधानिक, नंबर 1 आता है संवैधानिक, नंबर 2 आता है दीवानी, संवैधानिक, दीवानी, और नंबर 3 जो हमारा आता है फौजदारी। फौजदारी, और नंबर 4 आता है विशिष्ट। नंबर 4 आता है विशिष्ट। हम बात करते हैं नंबर 1 संवैधानिक। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो आदेश उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है वो संवैधानिक क्षेत्राधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सार्वजनीय प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय में ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि उनको विश्वास हो जाए कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्वाचन आयोग वेंकटेश्वर राव के मुकदमे का प्रश्न उठाया गया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 132 के अधीन किसी अकेले न्यायालय के निर्णय की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है अथवा नहीं। सर्वोच्च उच्च न्यायालय का उसका उत्तर हाँ में दिया। इसके फलस्वरूप यह न्यायालय संविधान का अंतिम संरक्षक और व्याख्याकर्ता बन जाता है। दूसरा आता है दीवानी। इसके संबंध में मूल संविधान में व्यवस्था की गई, उसे 1972 में संविधान में 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। इसमें पूर्व में यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे दीवानी मामलों को, ऐसे दीवानी विवादों को अपील की जा सकती है जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। इस व्यवस्था में वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश की कि दीवानी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील धनराशि की जो सीमा है उसे हटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश को अनुसार 30वें संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके अनुसार अनुच्छेद 133 में संशोधन करके धनराशि की सीमा को हटा दिया गया है और अब निश्चित किया है कि उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे सभी दीवानी विवादों को अपील की जा सकती है जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया है कि इस कानून में कानून की व्यवस्था संबंधी सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। 30वें संविधान व्यवस्था को उचित और महत्वपूर्ण है। तीसरा जो आता है फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय अपील निम्न परिस्थितियों में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने में किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उच्च न्यायालय जिस न्यायालय ने अभियोग विचारार्थ उसके पास मंगाकर अभियोग को प्राणदंड दे दिया हो, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार के योग्य है, अपील की जा सकती है। नंबर 4 आता है विशिष्ट। विशिष्ट में यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 पर उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपीलीय संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए। इस अनुच्छेद के अनुसार इस आशय में किसी भी उत्पन्न होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायाधीश द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञाति, निर्धारण तत्व आदेश करने की अनुमति प्रदान करता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल ये है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को यह विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदान दी गई है। इसके द्वारा इसका साधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 आता है हमारा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परामर्शदात्री मतलब परामर्श देने का अधिकार, परामर्श से संबंधित अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी निश्चित किया गया है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदात्री संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या लक्ष्य में ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श माना जाएगा। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़े। अनुच्छेद 143 का खंड 2 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह संविधान के लागू होने से पूर्व किसी भी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों में उच्च न्यायालय के पास उसकी सम्मति पर जानने के लिए भेज दे। अंतर्गत प्रमुख रूप से 1947-1950 में हुए भारत सरकार देश रियासतों समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य है। न्यायालय के परामर्श का स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमने आज जो टॉपिक किए वो सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्थापन, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि की किस प्रकार निर्णय करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्राथमिक, अपीलीय, परामर्शदाता। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जिसमें सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है, संवर्ती जो मौलिक अधिकार को संबंधित है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या से संबंधित है, दीवानी है, फौजदारी है, विशिष्ट है, और लास्ट है हमारा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी रखें और मास्क का प्रयोग करें।